यस, तो बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट आज का जो सेशन होगा, जिसमें बच्चों हम बात करेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट रिलेटेड टू एटॉमिक रेडियस। ठीक है, इसको बच्चों हम लोग एक्सेप्शंस के नाम से भी कॉल करते हैं। ठीक है, तो वो एक्सेप्शंस का जो बेसिक मीन है वो यही है कि अभी तक हम लोगों ने जो पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 तक बच्चों जो हम लोगों ने सीक्वेंस फॉलो किया था, ठीक है, एटॉमिक रेडियस का। ठीक है, कि लेफ्ट राइट जाने पे जेड इफेक्टिव की वैल्यू बच्चों क्या हो रही थी, इंक्रीज। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस जिसके पास प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा, उन दोनों के बीच में आपका जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो आपका मैक्सिमम होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेफ्ट राइट ट्रेवल करने के साथ, जिसकी वजह से ये जो बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच का है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो वैसे ही बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाती है लेफ्ट राइट ट्रेवल करने के साथ। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे आपका जो एटम का साइज था, ठीक है, एटॉमिक साइज था, वो बच्चों यहाँ पे क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था विदाउट एनी एक्सेप्शन। जहाँ पे बस एक बात आ रही थी कि आपके जो इनर्ट गैस थी, जो नोबल गैस थी, ठीक है, उनकी वंडरबॉल रेडियस होने की वजह से उनके पास तो सिर्फ और सिर्फ वंडरबॉल रेडियस ही प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से कि वंडरबॉल रेडियस का साइज सबसे बड़ा होता है। तो इसलिए बच्चों को सबसे बड़े साइज की वजह से सबसे पहले आ जा रहे थे। बाकी जो नॉर्मल ट्रेंड था वो एज इट इज आपका फॉलो हो रहा था पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3। लेकिन जैसे ही बच्चों हम पीरियड 4 की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से स्टार्ट होगा कि जैसे ही बच्चों अपन पीरियड 4 पे चलते हैं तो पीरियड 4 के अंदर बच्चों आपको देखने को मिलती है 3D सीरीज। ध्यान देना, 3D सीरीज। तो आपको पता है कि पीरियड 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 4। ठीक है, वहां से बच्चों 3D मतलब क्या, मतलब ये कि जैसे ही आप बच्चों पीरियड 3 से पीरियड 4 पे जंप करते हो, मूव करते हो, ठीक है, तो उस समय आपको क्या मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स बच्चों आपकी डी सब सेल के अंदर एंटर करने स्टार्ट कर देते हैं। मतलब पीरियड 3 तक तो 3D जीरो था। अगर आप 3D लिखना भी चाहते हो पीरियड 3 तक के एलिमेंट्स के साथ, तो वहां पे 3D आपका हमेशा जीरो, बिकॉज 3D में इलेक्ट्रॉन्स जाते ही नहीं है आपके तीसरी पीरियड में। तो 3D हमेशा क्या होता है, वहां पे जीरो होता है। लेकिन जैसे ही आप पीरियड 3 से पीरियड 3 पे, पीरियड 4 पे जंप करते हो, 3D के अंदर बचे इलेक्ट्रॉन्स 3D1, 3D2, 3D3, और इस तरीके से आपका 3D10 तक इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को जरा मेमोराइज करो, याद करो बेटा, तो समझ में आएगा। तो यहाँ से आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है, जहाँ पे दो ही एक्सेप्शन थे, जो एक्स्ट्रा पॉइंट थे, एक तो क्रोमियम था, एक आपका कॉपर था, अगर आपको याद होगा अच्छे से, जहाँ पे 3D5, ठीक है, और 4s1 हुआ था, और लास्ट में कॉपर वाले सेक्शन में भी वही आपका 3D10 हुआ था, बिकॉज टू गेन दी स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी की रीजन की वजह से उनका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा चेंज हुआ था। यहाँ तक बात क्लियर है? पहले वाला पॉइंट बिल्कुल अच्छे से याद आ गया होगा। चलो तो लेते हैं बच्चों अपने यहाँ पे 3D सीरीज, 3D सीरीज। ठीक है, क्योंकि जिस चीज को समझना है तो उसके जो कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं उनको थोड़ा मेमोराइज करना जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए आपको मैंने यहाँ पे वो उसको समझाया। तो बेटा 3D सीरीज की बात करते हैं तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा आता है, आपको पता है, स्कैंडियम। नेक्स्ट बच्चों 3D सीरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। नेक्स्ट बच्चों कौन आएगा, बताओ? आयरन के बाद कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। सभी को समझ में आ गया? टोटल एलिमेंट्स लिख दिए। एटॉमिक नंबर के अपन अगर बात कर लेते हैं तो स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का 22, ठीक है, एंड 23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29 एंड बच्चों यहाँ पे 30, है ना। ये आपकी जो वैल्यूज है ये आपकी कैपिटल जेड की वैल्यू है। ठीक है, एटॉमिक नंबर की वैल्यूज है, साथ लिख दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी थोड़ा सा मेमोराइज कर लो, यहाँ पे आपको काफी हेल्प मिलेगी साइज को समझने के लिए। स्कैंडियम का बच्चों 3D1, टाइटेनियम की बात करते हैं तो 3D2 आता है,
वेनिडियम के साथ बात करते हैं 3D3, कोई कंफ्यूजन नहीं, सब कुछ सेम होता है। क्रोमियम पे जैसे आते हैं तो बच्चों यहाँ ध्यान रखना होता है कि 3D4 नहीं होता, ये 3D5 हो जाता है, इंपॉर्टेंट। मैग्नीज में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, वो तो 3D5 रहेगा, ठीक है। बाद में 4s2। आयरन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 3D6। मैंने बोला भी था कि आपको ध्यान का देना है बच्चों, एक तो क्रोमियम को ध्यान देना है, एक कॉपर को ध्यान देना है, बाकी बीच में सारे के सारे बिल्कुल क्लियर होते हैं। यहाँ पे 3D7 क्लियर। नेक्स्ट आपका निकल। निकल बताओ बेटा, निकल कितना होगा? 3D8, कोई चेंज नहीं होगा। कॉपर में जाते ही ये 3D9 से 3D10 हो जाएगा, 4s1 हो जाता है, और लास्ट में आपको 3D10 तो पूरा मिलेगा ही, ठीक। आप समझो ध्यान से, यहाँ पे सिर्फ दो ही जगह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में चेंज हुआ है, एक क्रोमियम वाले केस में, एक कॉपर वाले केस में, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब ध्यान से समझने वाली बात है, प्लीज ध्यान देना बेटा। हम लोग जब सील्डिंग इफेक्ट को डिस्कस कर रहे थे, तो एक बात आपको थोड़ी ध्यान देनी है कि जब हम सील्डिंग इफेक्ट को बच्चों फोकस करते हैं, तो सील्डिंग इफेक्ट में ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा बच्चों जो सील्डिंग होती है ना, सील्डिंग का मतलब प्रोटेक्शन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस का प्रोटेक्शन होना किसके द्वारा? किसके द्वारा बच्चों? ये प्रोटेक्शन होना फ्रॉम द इनर इलेक्ट्रॉन्स, जो इनर इलेक्ट्रॉन जैसे न्यूक्लियस है। पहला पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड एंड फोर्थ। तो बच्चों में बोलूंगा कि ये जो लास्ट वाला है ये आपका बैलेंस सेल है या बैलेंस ऑर्बिट जो आप बोलो। अच्छा, इसके बाद वाले ये जो आपका ये वाला है, ये जो आपके सेल्स ऑर्बिट है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो बच्चों क्या कर रहे होंगे? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से प्रोटेक्शन कर रहे होंगे, किसका? न्यूक्लियस का, कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो ना करे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सील्डिंग। सील्डिंग का मतलब प्रोटेक्शन। अब इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं अपन, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आएगा इन दोनों का लॉजिक, है ना, सील्डिंग का क्या लॉजिक है। जैसे बच्चों मान के चलो क्लास चल रहा है आपका, ठीक है, मैं आपको क्लास लेना स्टार्ट किया, आपका क्लास सपोज मान के चलो खत्म हो रहा है बच्चों, सपोज मान के चलो 11 बजे, ठीक है। मॉर्निंग में 11 बजे आपका लेक्चर खत्म हो जाए। बात समझने की कोशिश करना, मैंने बच्चों क्या करा, आपका लेक्चर उस मैंने छोड़ा सपोज 11:15 पे, थोड़ा सा लेट छोड़ा, 15 मिनट मैंने लेट छोड़ा। कोई अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, मैंने उसको लेट छोड़ा। आपने क्या किया, एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ, आपको ये बात समझ में अच्छे से आएगी, ध्यान देना। तो जिस दिन लेक्चर को मैंने एक्सटेंड किया, उसी दिन ही बच्चों मान के चलो अपने शहर के अंदर किसी भी जगह पे कोई खेल हो रहा था। खेल समझ में आता है कि कोई खेल दिखाने वाले आता है, तो वो यहाँ बीच में बैठा है, खेल दिखाने वाला बीच में बैठा है यहाँ पे, ठीक है, ये खेल दिखाने वाला है। इसके आसपास यहाँ पे क्या है, भीड़ लगी हुई है। भाई खेल दिखाने वाला आता है तो आपको पता है बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, जो लोग रास्ते से निकल रहे हैं वो भी देखने लगते हैं, देखो भाई क्या चल रहा है, कुछ तो चल रहा है अच्छा सा, है ना, कुछ एंटरटेनमेंट है। तो इस तरीके से लोगों ने क्या किया, घेर के खड़ा कर लिया, घेरा बना लिया, ठीक है। ये बात समझ में आती है, ठीक है। ये खेल बच्चों जो स्टार्ट होने वाला था वो 11 बजे स्टार्ट होने वाला था, बात समझो। और 11 बजे आपका लेक्चर खत्म होने वाला था, लेकिन मैंने उस दिन 11:15 पे किया, थोड़ा 15 मिनट लेट किया। तो अपने एकेडमी से और ये जो आपका खेल दिखाने वाली जगह थी, इसके बीच की डिस्टेंस ये बच्चों मान के चलो 2 किलोमीटर। और आप सभी को पसंद है ये वाला खेल देखना, बिल्कुल। तो आप बच्चों यहाँ से जैसे 11:15 में छूटोगे, आप फटाफट से भागते हुए जाओगे इसकी तरफ, 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हुए। तब तक टाइम और बढ़ जाएगा, मान के चलो यहाँ पे आपका हो गया ये 11:20 हो गया। तो बच्चों आप कितने मिनट लेट हो गए? सर मैं 20 मिनट लेट हो गया। अब 20 मिनट लेट हो गए, तो आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारी, ये खेल दिखाने वाले के आसपास बहुत सारी क्राउड, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। बात को समझना, ये मैं कॉन्ट्रैक्शन समझा रहा हूँ ना, डीडी कॉन्ट्रैक्शन और एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, लेंथोइड एक्टिनोइड, वो यही समझ में आएगा आपको बहुत बेहतरीन। तो जैसे आप पहुंचे तो अब बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। अब भीड़ जब इकट्ठी हो गई तो आप तो यहाँ पे खड़े हो इस पोजीशन पे, तो आपको अंदर जाने का तो मौका मिल ही नहीं रहा। जब अंदर जाने का मौका नहीं मिल रहा, तो आप मुझे बताओ कि आपको खेल दिखेगा? बिल्कुल भी नहीं भाई। आपसे ज्यादा हाइट के लोग पहले खड़े होंगे, बहुत सारी भीड़, 4-5 आपके घेरे लगे होंगे, आपको नहीं दिखेगा। तो आप मुझे बताओ कॉमन सेंस यूज करके, आपको खेल देखना है तो आप क्या करोगे? आपको खेल तो देखनी ना, टिकट ले ली थी हमने, अब टिकट ले ली थी बच्चों 200-300 रुपए की, तो फिर पिटाई तो लगने वाली है घर में। तो खेल का मजा भी नहीं आए और पिटाई भी लग जाए, तो क्या किया जाए? खेल देखना ही है मुझे, तो हम क्या करेंगे? हमारा कॉमन सेंस बहुत अच्छा यूज करता है अपन इंडिया का। तो हम क्या करेंगे बच्चों? पीछे की तरफ भागेंगे। भाई फ्रंट पे तो जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, भाई यहाँ तो इतने सारे लोग, भीड़, इतनी क्राउड खड़ी है,
कि आप घुस ही नहीं सकते हो, आप बिल्कुल नहीं घुस सकते हो। घुसने की कोशिश भी करोगे ना तो लोग धक्का मार के बाहर भगाएंगे आपको, समझ में? भाई जगह तो है ही नहीं ना अंदर, तो आप पीछे की तरफ भागोगे। तो पीछे बच्चों यहाँ पे क्या हुआ कि मान के चलो इस तरीके से पेड़ है, पेड़ समझ में आता है, ठीक है, ट्री, पेड़ है, कुछ ऊंचे पेड़ हैं। आपको पता है कि पेड़ तो आसपास होते हैं, तो हम लोग यही दिमाग लगाते हैं, जो पेड़ों की टहनियां हैं, जो ब्रांचेज हैं, हम उन पे जाके बच्चों क्या होंगे, हम पेड़ पर चढ़ेंगे, उस पर ऊंचे जाके बैठ जाएंगे। अब देखो मैं यहाँ पे जाके बैठ गया बच्चा, अब वो आराम से खेल को मजे ले रहा है, हम ऐसा कॉमन सी बात करते हैं। या फिर कि जहाँ पे खेल दिख रहा हो उसके आसपास में कोई घर हो, ऊंचा घर हो, तो घर के अंदर घुस सकते हैं। भाई जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, भाई अंकल जी, आंटी जी, वट जो भी, मुझे देखना है, तो ठीक है, वो अलाउड कर देंगे थोड़ी देर के लिए। एक तो काम ये हो सकता है कि भाई आप ऊंचे घर पे चले जाओ, ठीक है। या फिर जो ऊंची ऊंची दीवार होती हैं, होती है ना इस तरीके से प्लेचू टाइप में, तो वहां पे जाके भी हम बैठ जाते हैं कि यहाँ पे जाके बैठ गए, इधर जाके बैठ गए, समझ में आता है। तो वहां से आपको आराम से दिख सकता है। बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही है, हम यही करेंगे, कॉमन सेंस यही करेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद बच्चों मान के चलो, जब भीड़ ज्यादा थी वहां पे, तब तो मैं पीछे की तरफ गया खेल को देखने के लिए। अब मान के चलो बच्चों खेल में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हुआ, तो जो अंदर जो भीड़ थी, वो लोग बच्चों वहां से निकलने स्टार्ट हुए। तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, तो कुछ लोग निकल के बाहर चले गए, लेकिन मुझे तो मजा आ रहा था। तो उस केस में जब सामने भीड़ कम हो जाएगी तो हम कहाँ पे आएंगे बच्चों? तो हम यहाँ पे जो पीछे घर की तरफ ऊंचे घर पे बैठे थे, पेड़ पे बैठे थे, प्लाचू बैठे, तो हम फ्रंट पे आएंगे। बताओ मुझे, हम वहां से उतरेंगे, काहे को भाई परेशानी करें? ऊपर बैठ के गिरने का डर भी हो सकता है, रिस्क भी हो सकती है ना। तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से भाग के आएंगे आगे की तरफ। और यहाँ पे भीड़ कम हो चुकी है, और जैसे भीड़ कम हो चुकी है तो हम अंदर घुस जाएंगे। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? हम अंदर तरफ घुसेंगे फटाफट से, जहाँ पे भीड़ कम हो गई है, तो यही काम करेंगे। ये कॉमन सेंस समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। मैंने ये बोला था एक पॉइंट कि बच्चों पहले वाले जो सीक्वेंस हम लोगों ने पढ़े हैं, पहले कुछ चैप्टर जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे पिछले 2-3 दिन के अंदर, तो वहां मैंने पढ़ाया था आपको क्या, वहां मैंने पढ़ाया था बच्चों प्रोटेक्शन और सील्डिंग पावर। सबसे अच्छी सील्डिंग पावर किसकी? तो मैंने बोला था बच्चों सील्डिंग पावर एस की सबसे ज्यादा होती है, फिर पी की होती है, फिर डी की होती है, फिर एफ की होती है। ये देखो मैं सील्डिंग का मतलब आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। सील्डिंग इफेक्ट बोलो या बच्चों सील्डिंग पावर बोलो, बात एक ही है। अब एस सबसेल नहीं है एक्चुअली में, एस सबसेल के पास जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी सील्डिंग की हम बात कर रहे हैं। पी के पास प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हम उनकी बात कर रहे हैं बेटा। डी के पास प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स उनकी बात कर रहे हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब न्यूक्लियस के सबसे क्लोज कौन सा होता है? न्यूक्लियस के सबसे क्लोज कौन सा होता है? एस। फिर कौन आता है? डी। फिर कौन आता है? पी। फिर उसके बाद डी, और सबसे लास्ट में एफ। आपको ये बात समझ में आती है? आप न्यूक्लियस से इधर की तरफ जाओगे तो डिस्टेंस बच्चों बढ़ती जाएगी ना, आप देखना ध्यान से। और वैसे भी एस सबसेल जो बहुत छोटा साइज का होता है और न्यूक्लियस के बहुत क्लोज भी होता है, तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियस के पास जो प्रेजेंट प्रोटॉन्स हैं, जो प्रेजेंट प्रोटॉन्स हैं, उन प्रोटॉन्स के पॉजिटिव चार्ज को, आप भाई एस सबसेल के पास क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपके न्यूक्लियस के पास क्या प्रोटॉन्स हैं, ये होते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो जो सबसे क्लोज इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बेटा उतना ही तेजी से उस प्रोटॉन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है उसको आराम से अट्रैक्ट करेंगे और मैक्सिमम अट्रैक्ट करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कैसे? जब खेल दिखाने वाला दिखा रहा था तो उसके पहले जो राउंड सर्किल में जो पहले आदमी खड़े थे उनको बहुत अच्छे से दिख रहा था। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे दूसरी रो में जाओगे तो थोड़ा कम दिखेगा, तीसरी रो में जाओगे थोड़ा और कम दिखेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो वही मैं बोल रहा हूँ कि एस सबसेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील करेंगे आपके न्यूक्लियस के साथ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि एस सबसेल के पहले तो कोई सबसेल है ही नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो रिपल्शन तो होगा नहीं। तो एस सबसेल के पास जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पास कोई भी रिपल्शन नहीं होने वाला है, तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील करेंगे आपके न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स के साथ। क्या पूरी बात समझ में आई? लेकिन बच्चों पी पे जैसे आप मूव करोगे तो वहां पे दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि पी सबसेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा ये भी तो अट्रैक्शन फील कराएंगे। भाई अट्रैक्शन तो सबको पसंद है, इसको पसंद नहीं बताओ मुझे? सभी को पसंद है, रेज और हैंड्स, सभी को पसंद होगा। तो बेटा यहां से देखो इलेक्ट्रॉन्स जो पी सबसेल वाले हैं ये तो बच्चों अट्रैक्शन फील करेंगे ना न्यूक्लियस के साथ। रिदेश बिल्कुल करेक्ट, सबको पसंद है। हाँ मुझे भी पसंद है यार, बिल्कुल अट्रैक्शन ऑलवेज ही सबको पसंद होना चाहिए। तो देखो तो यहाँ से बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पी सबसेल के पास ये भी अट्रैक्शन फील करेंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या हो जाएगी कि जो एस जो पहले से ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील कर रहे थे मैक्सिमम, ये दिक्कत पैदा करेंगे रास्ते में। तो ये इलेक्ट्रॉन्स बच्चों इस पी
एस सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स पी सबसेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन फील कराएंगे, तो जिसकी वजह से जो पी सबसेल का जो अट्रैक्शन है एग्जैक्टली वो उतना नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए था। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बिकॉज रिपल्शन यहाँ पे वर्क कर रहा है। एस सबसेल भाई आप जा रहे हो, आपको अट्रैक्शन करना है, बीच रास्ते में कोई खड़ा है, तो अट्रैक्शन कैसे हो सकता है? लड़ाई तो होगी ना, पहले जीतना पड़ेगा ना लड़ाई को, फिर आपको अट्रैक्शन हो सकता है मैक्सिमम। समझ में आया? तो लड़ाई यहाँ पे जीतने वाली कुछ भी बात नहीं है, बिकॉज ये भी इलेक्ट्रॉन्स है वो भी इलेक्ट्रॉन्स है, बराबर के पावर वाले हैं, तो बच्चों को ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा, तो ये झुक जाएगा। फिर ठीक है भाई, जितना अट्रैक्शन मिलेगा उतना ही हम खा लेंगे, उतना ही पी लेंगे, इतनी काम करेगा। समझ में आ गया? अब डी पे चलो, तो डी के इलेक्ट्रॉन्स तो बच्चों और दिक्कत पैदा होगी, अट्रैक्शन तो और वीक होगा, और पी और एफ पर आपका जो अट्रैक्शन तो बहुत ही घटिया होगा। अब इसको ऐसे भी समझो, अब उल्टा समझते हैं शील्डिंग के हिसाब से, कि मान के चलो बच्चों थोड़ी देर के लिए कि एस पी डी एफ ये चारों के चारों सबसेल आपके इस न्यूक्लियस के आसपास प्रेजेंट हैं। बात समझना ध्यान से, एस पी डी एफ ये जो आपके सबसेल्स हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो सारे के सारे सबसेल आपके कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट थे। जब कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट थे तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर बच्चों मान के चलो टेस्ट इलेक्ट्रॉन्स बाहर से आया, ये एस है, एक बेटा देखो ये एस है, ये पी है, ये डी है, ये एफ है, एक बच्चों इलेक्ट्रॉन आया टेस्ट इलेक्ट्रॉन्स बाहर से, ध्यान देना इलेक्ट्रॉन्स आपका बाहर से आया टेस्ट इलेक्ट्रॉन, सुनना ध्यान से। तो बच्चों ध्यान दो कि भाई यहाँ पे एस है, इसको थोड़ा सा और थोड़ा अलग तरीके से बताता हूँ, तो जाने तो थोड़ा सा और आसान तरीके से आसान भाषा में आपको समझाता हूँ, ध्यान देना। मैंने बच्चों पहला केस लिया कि ये न्यूक्लियस था, यहाँ पे एस सबसेल। मैंने सेकेंड केस लिया, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे पी सबसेल। मैंने तीसरा केस लिया, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे डी सबसेल। डी के पहले और भी होंगी, वो सारी की सारी होंगी। इसके बाद बच्चों मैंने बोला भाई फोर्थ केस, ये न्यूक्लियस था, यहाँ पे एफ है। तो मुझे बताओ कि यहाँ बच्चों में लेके आ रहा हूँ टेस्टेड इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका टेस्टेड इलेक्ट्रॉन है जिसके बारे में मुझे जानना है, ठीक है? तो आप बताना, अच्छे से सोच के बताना कि इन चारों केस में से कौन सा केस ऐसा होगा जो ये बाहर वाला जो टेस्टेड इलेक्ट्रॉन है ये ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस केस में मैक्सिमम फील करेगा। आपका आंसर होगा बच्चों फोर्थ वाला केस, कि भाई फोर्थ वाले केस में मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों जो एफ सबसेल होते हैं, यहाँ पे मैंने पहले लिखा नहीं, एफ के पहले एसपीडी आप सब कुछ होगा, एफ के पहले एसपीडी सब कुछ होगा, मैंने लिखा नहीं, आप समझो ध्यान से, ठीक है? यहाँ पे एफ जो आपका सबसेल है, ये एफ सबसेल का साइज बच्चों बहुत बड़ा होता है, एम्बिगुअस सिचुएशन होती है, कॉम्प्लेक्स नेचर होता है, और जहां पे अगर हम बात करें तो डिफ्यूज होता है, मतलब बिखराव होता है, फैला हुआ होता है। समझ में आया? जैसे फैला हुआ होता है, मैं आपसे सिंपल तरीके से और सिंपल तरीके से बोलूं कि जैसे आप खड़े हो, आपने अपने हाथों को खोल के खड़ा है, अपने अपने पैरों को आपने खोल के खड़ा है, तो सामने से कोई भी चीज आएगी आपके पैरों के नीचे से निकल जाएगी, आपके हाथों के इधर से निकल जाएगी, तो आप डिफ्यूज हो, आप बिखरे हो, आपने हाथों को फैला के रखा है। लेकिन अगर आप चिपके खड़े ऐसे हो जाओगे तो सामने से कोई चीज आएगी कि आपके पैरों से कि आपके बगल से निकल सकती है? नहीं ना, बिकॉज आप डिफ्यूज नेचर के नहीं हो, आप उसमें बिल्कुल कॉम्पैक्ट नेचर के हो चुके हो। तो इसका मतलब एफ सबसेल बच्चों कैसा होता है? डिफ्यूज नेचर का होता है। तो जिसकी वजह से बच्चों डिफ्यूज का मतलब इसकी जो पंखड़ी होती है, जो लोब्स होते हैं बच्चों बिखरे होते हैं, तो इसलिए जो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजीली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम फील करेगा। क्यों? क्योंकि एफ सबसेल की सील्डिंग बहुत पुअर है। सील्डिंग क्यों पुअर है? क्योंकि इसका बिखराव बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसको जो लोब्स है वो बिखरे बिखरे हुए हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप पैरों को खोल के खड़े हो गए तो आप क्या सील्डिंग कर सकते हो? बेटर आपके पीछे कोई खड़ा होगा, आप सील्डिंग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते सील्डिंग। दैट्स व्हाई एफ ही सील्डिंग अच्छी नहीं करता है। तो एफ सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सील्डिंग अच्छी नहीं करते, प्रोटेक्शन अच्छा नहीं करते न्यूक्लियस को लेके। तो फिर बच्चों डी, तो डी के यहाँ देखो आपका ये पी है, फिर डी है। अच्छा डी वाले में बात करते हैं, तो डी में भी वही सेम केस मिलता है कि यहाँ भी आपका डी सबसेल्स होते हैं, इनकी भी सील्डिंग बहुत घटिया होती है, लेकिन एफ वालों से इनकी सील्डिंग थोड़ी अच्छी होती है। पी की बात करते हैं तो पी में भी सील्डिंग आपकी ठीक ठाक होती है, और एस के पास सील्डिंग मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब मैं पूछूं कि सील्डिंग इफेक्ट सबसे अधिक किसके पास होगा? एस के पास, फिर पी के पास, फिर डी के पास, फिर एफ के पास। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब सुनना ध्यान से, हम कभी भी किसी भी चैप्टर के अंदर हम एस ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोलते, हम पी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन क्यों नहीं बोलते? बिकॉज बच्चों एस और पी ना बहुत कॉम्पैक्ट साइज के होते हैं, बहुत कंप्लीट होते हैं, मतलब वहां पे लोब्स का बिखराव नहीं होता, बिल्कुल फिक्स एक्सिस के अंदर दिखाई देते हैं, ठीक है? तो एस और पी बिल्कुल भी डिफ्यूज नेचर के नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनकी सील्डिंग का मतलब न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने की पावर उतनी ही ज्यादा होती है। तो जब आप सामने देखो, पीछे खेल दिखाने वाला है न्यूक्लियस, सामने से इलेक्ट्रॉन आया, एस पी तो बच्चों बहुत अच्छे प्रोटेक्टर हैं किसका? न्यूक्लियस का। तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं जाएगा, ये पीछे भागेगा,
समझ में आ रहा है? कहां भागेगा? पीछे भागेगा। लेकिन डी और एफ जैसे ऑर्बिटल्स, डी और एफ सबसेल जैसे आएंगे तो डीएफ बच्चों ऐसे हैं, ये देखो ये ऐसा, तो ये देखो फिंगर ओपन हो गई ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, खट से यहाँ निकल जाएगा, यहाँ से निकल गया, समझ में आया? इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। तो इसका मतलब कि जो डी और एफ होगा, तो मैंने बोला था कि खेल दिखाने वाला जो है उसके सामने वाली और सामने वाले राउंड में अगर लोगों की भीड़ कम हो जाएगी तो फ्रंट की तरफ भागोगे, तो डीएफ में जगह खाली मिल गई है, अब फ्रंट भागोगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो दिस इज अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर हुआ? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बताने को तो मैं 2 मिनटों में बता देता, लेकिन ये पूरा का पूरा आपको हर रियल लाइफ एग्जांपल देके समझाया कि आपके दिमाग में बैठा बहुत अच्छे से। तो भीड़ बच्चों किस में कम होती है? डी और एफ में। तो हम फ्रंट पे जाएंगे, जब फ्रंट पे जाएंगे तो साइज छोटा, तो अगर डी वाला केस होगा तो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, डी कॉन्ट्रैक्शन। और अगर बच्चों आपका एफ ब्लॉक, एफ सबसेल वाला केस आ जाएगा तो वहां पे क्या बोलेंगे? लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन या आपके एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ गया? कॉन्ट्रैक्शन मतलब साइज छोटा होना। साइज छोटा तभी हो सकता है बेटा एटम का जब आपका एफ सबसेल इनर हो और बाहर कोई एस वाला इलेक्ट्रॉन्स कहीं आ जाए तो अंदर की तरफ भागेगा वो। क्यों? क्योंकि एफ जो होगा प्रोटेक्शन अच्छी नहीं करता है, तो अंदर से निकल के साइज श्रिंक कर देगा। लेकिन एस और पी वाले में कभी साइज छोटा नहीं होता है, इसलिए वहां पे कोई एक्सेप्शन भी नहीं होता है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के अंदर। इसलिए वहां पे कभी भी हम लोग एस ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, डी ब्लॉक, हम लोग पी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन कभी नहीं पढ़ते। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब सुनो ध्यान से, इसको खत्म करते हैं। तो बच्चों ध्यान देना, जब अपन अगर स्कैंडियम की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन समझ में आना चाहिए कि भाई स्कैंडियम वाले केस के अंदर तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो बहुत ही आसान है। हम 3D की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ध्यान दो, इस तरीके से बना लेते हैं 5, ध्यान दो। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इस टाइटेनियम की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा 2, इसकी बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, क्रोमियम की बात करेंगे तो बच्चों नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा। आप बात समझ, ध्यान दें। तो यहाँ से 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, अब इसका 4 तो होता है, 5 होता है, यहाँ तक मूव करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एनी कंफ्यूजन किसी बच्चे को? अरे बताओ बच्चों, यहाँ तक बात समझ में रही है? और 3D5 ये भी 5 होगा। तो इसका मतलब ये जो मैंने कंफ्यूजन नीचे लिखा है ये आपके स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे बच्चों क्या होता है कि जो एक तरीके से हम अगर जेड की बात कर रहे हैं तो जेड तो बच्चों इंक्रीज कर रहा है ना। अब ध्यान दो, जेड की वैल्यू तो इंक्रीज कर रही है, और जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो कहाँ पे जा रहे हैं बच्चों? आप बताओ ध्यान से, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहे हैं? डी सबसेल में जा रहे हैं ना। जो इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई 21 के बाद 22 आएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, फिर आपका 23 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 25 आएगा। तो कंटिन्यूअसली क्या रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन आपका बढ़ता ही जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ हो क्या रहा है? फोकस तो बच्चों ये रहा है कि यहाँ पे आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ ऐसे ही मिल रहा है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे तो है नहीं कि एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हो, बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। जब नहीं दिख रहे हैं तो इस केस में इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन होता है उसकी वैल्यू कम होती है। अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होगा तो इसका मतलब बताओ मुझे, यहाँ पे जो जेड इफेक्टिव होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिपल्शन ये आपका रिपल्सिव फोर्स है, ये आपका अट्रैक्टिव फोर्स है। यहाँ पे 2 टाइप के फोर्स काम करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स। कैसे? सुनना ध्यान से, तो हम पीरियड में ट्रेवल कर रहे हैं, ये हम कौन से पीरियड में? 4th पीरियड में ट्रेवल कर रहे हैं। तो 4th पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करने पे जनरली साइज क्या होता है बच्चों? डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे पता है डिक्रीज क्यों करता है? बिकॉज जेड इफेक्टिव बढ़ता है। लेकिन यहाँ बच्चों एक अलग केस है। अलग केस क्या है? जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो 3D तो पहले आता है, 4s बाद में आता है। अगर आपको समझ में आता होगा, मैं फिर से रिपीट करूं, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो पहले किसको फिल करते हैं? 4s को फिल करते हैं। लास्ट में किसको फिल करते हैं? 3D को फिल करते हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स किस में? 3D में जाता है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? अरे यहाँ तक बात क्लियर हो रही है बच्चों? क्लियर? तो जब हम ऑर्बिटल्स लिखेंगे तो 3D पहले लिखा जाएगा, 4s बाद में लिखा जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये बात क्लियर हो रही है? तो जब 4s बाद में लगाएगा, 3D पहले, तो D जो पहले आ गया, अब सुनना ध्यान से, D जो पहले आ गया वो क्या करेगा? उसकी तो शील्डिंग वैसे ही पुअर होती है ना, D की शील्डिंग तो वैसे ही पुअर होती है। अब D यहाँ पे आ जाएगा, न्यूक्लियस यहाँ पे है, 3D यहाँ पे आएगा और 4s यहाँ पे आएगा। तो D की शील्डिंग पुअर है तो 4s बच्चों अंदर तरफ, भीड़ कम है ना, तो 4s के इलेक्ट्रॉन से अंदर तरफ शिफ्ट करेंगे। जैसे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे बच्चों होगा कॉन्ट्रैक्शन, साइज छोटा हो जाएगा ऑटोमेटिक। साइज छोटा होगा तो इसको हम बोलेंगे डी कॉन्ट्रैक्शन। बिकॉज डी सबसेल की वजह से 4s इलेक्ट्रॉन्स अंदर तरफ शिफ्ट किए हैं, बिकॉज डी सबसेल की शील्डिंग पुअर होती है, डिफ्यूज नेचर ज्यादा होता है, तो डी सबसेल की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसको अपन बोलते हैं डी कॉन्ट्रैक्शन। ये बात भी समझ लो। यहाँ तक क्लियर हो गया?
तो अब बच्चों क्या होता है, दो चीजें होती हैं यहाँ पे, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। भाई इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो अब बच्चों देखो, ये आपका जो डी के पांचों के पांचों ऑर्बिटल सबके पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, कोई रिपल्शन नहीं होगा, ठीक है, कोई भी रिपल्शन नहीं होने वाला। भाई एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो रिपल्शन हो सकता है, अभी कोई रिपल्शन ही नहीं होगा। तो इस केस में क्या होता है कि जेड इफेक्टिव की वैल्यू बच्चों डोमिनेट करती है एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स। वो जो रिपल्सिव फोर्स होता है वो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है। इसकी वजह से क्या होता है, स्कैंडियम से लेके और बच्चों मैंगनीज तक जो साइज होता है वो आपका डिक्रीज करता है। मैं फिर से रिपीट करूं, स्कैंडियम से लेके और मैंगनीज तक का जो साइज होता है वो बच्चों जनरली क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई है, क्लियर हो रहा है? नाउ इट इज क्लियर। तो मैंगनीज तक में क्लियर कर दो। यस, साइज की वैल्यू भी आपको एक बार बता देता हूँ यहाँ पे क्या आएगा। इसकी वैल्यू बच्चों आती है स्कैंडियम की 144 पाइकोमीटर में, ठीक है, पीएम। इसकी बात करते हैं तो 132 वैल्यू डिक्रीज करती है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है पे 122। क्रोमियम की बात करते हैं 117। मैंगनीज की बात करते हैं ये भी 117 116 लगभग समथिंग ऐसे ही होता है, बहुत ज्यादा वैल्यू यहाँ पे एक्सटेंड नहीं करती है, ठीक है। अच्छा, आयरन की बात करते हैं तो आयरन का भी लगभग बच्चों 117 के अराउंड ही वैल्यू होती है। लेकिन होता क्या है बेटा, स्कैंडियम से लेकर और मैंगनीज तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जेड इफेक्टिव जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, तो आपका साइज ऑब्वियसली बच्चों डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो साइज डिक्रीज क्यों करेगा, आपको पता है कि जो जो 3D है वो अंदर है ना, इनर सेल है, और आपका 4s बाहर वाला है, तो 4s इलेक्ट्रॉन अंदर तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, क्यों, क्योंकि सामने आपको 3D मिल रहा है, उसका साइज डिफ्यूज होता है, ठीक है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और आपको यही ये भी ध्यान रखिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्शन है उसकी वैल्यू भी क्या होती है, काफी कम होती है, ठीक है। बिकॉज एक और इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, एक में एक ही प्रेजेंट है, तो ये आपका सीक्वेंस होता है कि आप यहाँ से यहाँ तक मूव करोगे मैंगनीज तक, साइज आपका डिक्रीज करेगा। फिर बच्चों बात करते हैं आयरन से लेकर। अब देखो ध्यान दो, आयरन से हम नेक्स्ट मूव करेंगे, तो आयरन से लेके बच्चों और निकिल तक ध्यान दो, ये लास्ट वाले केस अलग है। आयरन से निकिल तक क्या होगा बताओ मुझे, थिंक करो, आयरन से निकिल तक वाला सीन क्या मिलेगा। तो यहाँ तो बच्चों जो डी सबसेल होगा, उस डी सबसेल इलेक्ट्रॉन्स की अगर आप फिलिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे 6, ये किसका हो गया, आयरन का हो गया। कोबाल्ट की बात करोगे तो एक और एंटर कर जाएगा, निकल में एक और एंटर करेगा, ठीक है, इस तरीके से मूव करेगा। बताओ मुझे, और लास्ट वाले केस में क्या होगा बच्चा, यहाँ तो आपके टोटल सारे के सारे आपके फुली फिल्ड पेयर्ड होंगे, तो यहाँ पे कोई दिक्कत हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये पूरा का पूरा फुली फिल्ड होगा। तो इन वाले केसेस को समझो, इन तीनों केसेस को, ठीक है, आयरन को, कोबाल्ट को और निकल को। तो इन तीनों केस के अंदर बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ये पेयर्ड हो जाने की वजह से ऐसा वैल्यू डिफाइन की जाती है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर एक साथ प्रेजेंट है तो यहाँ पे इनका इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्शन होता है उसकी वैल्यू आपकी इंक्रीज करती है एज कंपेयर टू अट्रैक्टिव फोर्स, एज कंपेयर टू जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव यहाँ कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का ज्यादा हो जाता है, कहाँ से, आयरन कोबाल्ट निकल। तो इसलिए अब सुनना ध्यान से, होगा क्या कि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ा, यहाँ पे आपका अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा, आपका रिपल्शन कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। लेकिन ये भी तो केस है कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ भी पेयर्ड हो सकता है, ये यहाँ भी पेयर्ड हो सकता है, ये जाके इधर भी पेयर्ड हो सकता है। तो कंटिन्यूसली क्या होती है, इसमें पेयरिंग होती रहती है, मेरी बात समझना ध्यान से। तो कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या होती है, पेयरिंग होती रहती है। अब इतना भी ज्यादा रिपल्शन नहीं होता है, इतना भी ज्यादा रिपल्शन नहीं होता है कि अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू बहुत कम हो जाए। तो इन केस ऑफ आयरन कोबाल्ट निकल, इन तीनों केस के अंदर बच्चों जो आपका अट्रैक्टिव फोर्स होता है, मतलब जो जेड इफेक्टिव है, उसकी वैल्यू आपकी शील्डिंग इफेक्ट हम बोल सकते हैं या फिर रिपल्सिव फोर्स बोलते हैं, उसके बराबर होती है, फिर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है उसके बराबर होती है। तो इसलिए इन तीनों वाले केस के अंदर साइज जो लगभग बराबर होता है। कौन कौन सा केस, आयरन कोबाल्ट निकल। लेकिन बच्चों कॉपर और जिंक पे जैसे जाओगे तो उस केस में आपके 5 ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है 10 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे बच्चों मिलेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स तो वहां पे रिपल्शन की वैल्यू मैक्सिमाइज होगी, और रिपल्शन मैक्सिमाइज होगा एज कंपेयर टू अट्रैक्टिव फोर्स, जिसकी वजह से वहां पर जो साइज होगा एक्सट्रीमली आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो आपके इन दोनों केस के अंदर जो साइज होगा वो आपका मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। यस, तो सबसे छोटे साइज की बात करूं तो बेटा निकल का साइज सबसे छोटा माना जाता है, ठीक है। ये बात सभी को समझ में यहां तक आ गई, नाउ इट इज क्लियर। अरे बता दो यार, एक ही बहुत लंबा टाइम लग गया। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। तो रिजल्टेंट हमारा साइज क्या होगा, यस। तो रिजल्ट बेटा हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपका जो रिजल्ट होगा, और वैसे भी आप यहाँ पे ये देखो कि जब हम डी सबसेल के अंदर हम मूव करते हैं तो बच्चों जेड तो इंक्रीज होता है, मतलब
अगर मैं बात करूं कि जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो तो आपका 1 यूनिट से इंक्रीज करेगा। देखो यहाँ पे क्या है 21, 22, 23, 30 तक, तो जेड तो इंक्रीज करेगा पर 1 यूनिट के रेशियो में इंक्रीज करेगा। हम जनरली इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। लेकिन जो जेड इफेक्टिव जो होता है ना, जेड इफेक्टिव दोनों अलग हैं। जेड तो आपका टोटल चार्ज है और जेड इफेक्टिव आपका जो जो आपका फील करने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स है वही है। इसकी वैल्यू इंक्रीज करती है 0.15 यूनिट से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे जैसे आपका 1 एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू 0.15 यूनिट से आपके यहाँ पे इंक्रीज करती है। एक ये भी आपका पॉइंट है, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपको एक रिजल्टेंट में यहाँ पे सीक्वेंस बता रहा हूँ कि रिजल्टेंट आपका जो साइज का सीक्वेंस होगा वो क्या बैठ सकता है। तो रिजल्ट बच्चों क्या होगा, स्कैंडियम सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। स्कैंडियम के बाद कौन आएगा बेटा, टाइटेनियम आ जाएगा। फिर आपका कौन आ जाएगा, फिर देखो कौन सा यहाँ पे आएगा, जिंक आता है, जिंक आ जाएगा, ठीक है। जिंक के बाद हाँ ये सीक्वेंस रहा, फिर उसके बाद आपका आता है यहाँ पे वेनेडियम, फिर इसका क्रोमियम, इक्वल क्या होगा क्रोमियम के मैंगनीज, इसके इक्वल क्या होगा आपका आयरन, आयरन के इक्वल होता है कॉपर, और कॉपर आपका बड़ा होता है किससे, कोबाल्ट से, और सबसे लास्ट में आएगा आपका निकेल। तो दिस इज द कंप्लीट सीक्वेंस, ठीक है, एटॉमिक साइज को लेके। इसको आपको बिल्कुल सही ढंग से इसको याद रखना है जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। समझ में आ गया। आयरन की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू बेटा 117 के अराउंड ही होती है। आयरन की जो मैं जो आपकी देखो रीजन आपको बता दिया मैंने, रीजन लिखने को रीजन आ सकते हो, बाकी वैल्यूज भी आपको मैथमेटिकली बताता हूँ मैं। ये 117 होता है। कोबाल्ट की बात करते हैं तो बच्चों 116 के अराउंड वैल्यू आती है। निकल की बात करते हैं 115 होती है समथिंग। कॉपर की बात करते हैं तो ये 117 के अराउंड वैल्यू आती है, और ये आपका 125 आता है। ऑल वैल्यूज आर इन पाइकोमीटर, सही है, सारी की सारी वैल्यूज आपकी पाइकोमीटर में है। पिकोमीटर्स बोलो पाइकोमीटर जो भी है, ठीक है, ये आपकी वैल्यूज होती है, ठीक है। तो बीच में लगभग साइज बराबर क्यों होता है, बिकॉज वहां पे जो जेड इफेक्टिव है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, और जो रिपल्सिव फोर्स है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है बच्चों, स्टार्टिंग के अंदर जेड इफेक्टिव की वैल्यू आपकी डोमिनेट करती है, साइज आपका डिक्रीज करता है, और लास्ट में आपका जेड इफेक्टिव बहुत कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत बढ़ जाते हैं, तो रिपल्सिव बढ़ जाता है, रिपल्शन बढ़ जाता है। ये आपका सीक्वेंस आपको बिल्कुल अच्छे ध्यान रखना है। तो याद कैसे करेंगे बेटा, तो याद रखने का तरीका भी है। आप इसको बोलो यहाँ से, दिस इज स्कूटी। स्कूटी समझते हो, जो छोटी छोटी गाड़ियां आती हैं, ठीक है, स्कूटर जो होते हैं। स्कूटी में जिंक, स्कूटी में जिंक वैसे, स्कूटी में जिंक वैसे, और वैसे के बाद बच्चों बराबर, ये पूरे पूरे क्या है, बराबर है, बराबर, ठीक है। तो स्कूटी में जिंक वैसे बराबर, और लास्ट में बेटा कोई नहीं, इसको बोलना कोई, और लास्ट में है आपका नहीं, ठीक है, कोई नहीं। इस तरीके से आप इसको रिलेट कर लो। तो देखो स्कूटी से स्कैंडियम, ठीक है, बाकी आपका यहाँ पे टाइटेनियम आ जाए इसका सीक्वेंस में, फिर आपका जिंक, भाई जिंक, फिर आपका वेनेडियम, फिर यहाँ से आपका बराबर का मतलब क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, और लास्ट में आपका कोबाल्ट और निकल। सबसे छोटा साइज आपका निकल का होता है, सबसे बड़ा होता है आपके स्कैंडियम। तो 3D सीरीज इज क्लियर, 3D सीरीज क्लियर हो गई। अब बेटा बात करते हैं इस ग्राफ को लेकर। तो सर ग्राफ भी बनाया जाता है, ग्राफ एक बार देख लेते हैं। इधर मैंने लिया है एटॉमिक साइज, ठीक है, यहाँ पे लिया है मैंने एटॉमिक नंबर, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 3D का ग्राफ बच्चों को यूं बनता है, ये यहाँ से मूव करेगा इस तरीके से, ये कांस्टेंट आएगा, और फिर से इसकी वैल्यू आपकी इंक्रीज करेगी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। बेटा बात समझ में आ रही है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। देखो तो यहाँ पे पहला एलिमेंट कौन सा है बताओ मुझे, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा लिख लें अपन, स्कैंडियम। सेकेंड एलिमेंट बच्चों कौन सा लिख लें हम, टाइटेनियम। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा हम लिख सकते हैं यहाँ पे, वेनेडियम। नेक्स्ट इज क्रोमियम। नेक्स्ट यहाँ पे आपका मैंगनीज, फिर यहाँ पे आयरन आ जाएगा, जो लोग इक्वल होता है, आयरन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन आएगा आपका, मैंगनीज हो गया ऊपर, क्रोमियम, देन मैंगनीज, उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे आयरन। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं इस पोजीशन को, ठीक है। मैंगनीज हो गया, मैंगनीज के बाद बच्चों यहाँ पे आपका आयरन आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पे कोबाल्ट होगा, निकल फिर से एक्सटेंड करेगा, और यहाँ पे आपका हल्का कॉपर, और सबसे लास्ट में आपका जिंक, ठीक है। ये आपका होता है इसका ग्राफ। तो ग्राफ भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन किसी को, यस, ठीक है। बाकी ये तो आपका सीक्वेंस हो गया 3D का। इसी तरीके से बच्चों 4D और 5D का भी होता है, ठीक है। कुछ ऐसा होता है, ये सीक्वेंस आपका थोड़ा सा इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो सीक्वेंस होगा आपके 5D का होगा, और ये आपका 4D का होता है। और वैसे भी पता है
कि 3D सीरीज ये होती है, 4D उसके बाद आती है, 5D नीचे आती है। तो टॉप टू बॉटम आने पे साइज तो बढ़ता ही है ना, साइज आपका इंक्रीज करता है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इससे 5D ऊपर है, फिर 4D है, फिर आपका सबसे लास्ट में कौन सा है, 3D सीरीज है। ठीक है, तो ये ग्राफ भी आपको ध्यान रखने हैं, ग्राफ कुछ इस तरीके तीनों के बनते हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग ग्रुप, नेक्स्ट पॉइंट साइज को लेके हम बात करने वाले हैं, ग्रुप इन डी ब्लॉक। ठीक है, जो डी ब्लॉक के हमारे ग्रुप हैं उनको लेके भी हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं ग्रुप 3, तो ग्रुप 3 के अंदर बेटा हम 3 सीरीज आपको मिलने को मिलेंगी। एक तो आपको 3D सीरीज मिलेगी, नेक्स्ट आपको 4D सीरीज मिलेगी, नेक्स्ट आपको 5D सीरीज मिलेगी। 3D सीरीज का कौन सा एलिमेंट मिलेगा बताओ मुझे। यहाँ पे स्कैंडियम ग्रुप 3 के अंदर, यहाँ पे एट्रियम मिलता है और यहाँ पे आपको लैंथनम मिलता है, सभी को पता है। और उसके नीचे आपको फ्रैक्टनम भी मिलता है। 6D सीरीज की बात है तो एक्टिनम भी मिलता है, उस पर जाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, भी यहाँ फोकस कर लो। तो बेटा स्कैंडियम से नीचे अगर बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 39 होता है। लैंथनम की बात करते हैं तो 57 होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान दो। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ग्रुप 4 को लेके, तो ग्रुप 4 में कौन आता है, आप सीक्वेंस में टाइटेनियम आ जाएगा, यहाँ पे आपका जिरकोनियम आता है, यहाँ पे हॉफनियम आता है। ठीक है, इसी तरीके से हम ग्रुप 5 की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे सीक्वेंस को अरेंज कर सकते हो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, नेक्स्ट आपका बेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक, ये सीक्वेंस हो जाएगा। इसके नीचे आप 4D सीरीज में लिखना चाहोगे तो 4D में जिरकोनियम हो गया, फिर कौन आएगा आपका, निबोबियम। ठीक है, फिर आपका मोलिब्डेनम, दिस इज निबोबियम, Nb निबोबियम। नेक्स्ट आपका मोलिब्डेनम, इसका बच्चों आपका टेक्नीशियम, नेक्स्ट आपका RH। ठीक है, क्लियर है ना। अरे बताओ बच्चों, सभी क्लियर हो रहा है यहाँ तक। ये पैलेडियम, ठीक है, और लास्ट में सीक्वेंस आप पूरा फिल कर सकते हो, नीचे वाले एलिमेंट्स भी आप लिख लेना पूरा, बहुत सीक्वेंस क्लियर है, आप लिख लेना सारे एलिमेंट्स को। मैं देखो जनरली यहाँ पे आपको आंसर बता रहा हूँ, वैसे आप इसको याद रखने का तरीका भी है। ऊपर वाले को स्कूटर टी, यहाँ पे स्कूटर टी, वो, को या क्रो लिख लो। मैंने पहले से पढ़ाया है, साइंस टीचर अभी तक कृपया नहीं करके आप वैसे भी याद कर लो। ठीक है, या फिर आप इसको ग्रुप वाइज भी याद कर सकते हो, जैसे स्कूटर यामा ला एक, यहाँ से स्कूटर यामा ला एक, यामा का स्कूटर एक ला के दे दे। फिर आपका है टी जरा हाफ, जो टी है ना कप में आधी होनी चाहिए, ऐसा है। ठीक है, टी जरा हाफ। फिर आता है यहाँ से आपका, यहाँ से वो नवाब थे, नीचे वाला एलिमेंट आपका ये वो नवाब थे। इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है क्रोमाटन, यहाँ पे आपका टंगस्टन आता है, क्रोमाटन ऐसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे मन तक रे, रे का मतलब रेनियम, आरी आता है। ठीक है, तो क्या हो गया, मन तक रे। फिर आपका आता है फेरस, फेरस का मतलब ऑस्मियम आता है। ठीक है, तो देखो फे आयरन, फेरस। ठीक है, फेरस हो जाएगा यार। नेक्स्ट यहाँ से देखो आपका कौन रहेगा इराक में, इरोडियम आता है, कौन रहेगा इराक में, इराक में तो वैसे ही पंगा चलता रहता है, कौन रहेगा इराक में। नेक्स्ट बच्चों का निकिल, प्लेटियम, पैलेडियम और आपका प्लेटिनम। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। किसके हाथों से, मम्मी के हाथों से। ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। लास्ट जो कौन है, कॉपर, तो कॉपर हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे सिल्वर हो जाएगा, फिर आपका गोल्ड हो जाएगा। तो याद कौन आया आगे, कौन आया आगे, ऐसे कर सकते हो ना याद। और लास्ट में आपका जिंक वाला सीक्वेंस है, मरकरी आ जाएगा और वहां पे आपका, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो ग्रुप वाइज भी। तो ग्रुप वाइज भी मैंने आपको बता दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं बच्चों यहाँ से जा रहा हूँ कि यहाँ पे सीक्वेंस क्या होगा टॉप टू बॉटम आने। तो एक बात बच्चों ध्यान रखना कि जो ग्रुप 3 है, ग्रुप 3 में दिक्कत है बस कि ग्रुप 3 जो है उसका साइज बच्चों रेगुलर चेंज क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, यहाँ पे डी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता नीचे वालों में। कौन से में, वाई में और एल में, बिकॉज ये आपके आपके एक्चुअली एलिमेंट एफ ब्लॉक के नहीं है। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो सीक्वेंस आता है, जनरली सीक्वेंस क्या होगा कि भाई 3D का साइज छोटा, 4D बड़ा, 5D का साइज सबसे बड़ा होना चाहिए, टॉप टू बॉटम होने में साइज ये होना चाहिए। और ये जो बच्चों सिर्फ अप्लाई किस में होता है, ये सिर्फ अप्लाई होता है बेटा आपके ग्रुप 3 को लेके। यहाँ पे सीक्वेंस आता है 3rd ग्रुप वालों का, स्कैंडियम सबसे छोटा होगा, येट्रियम, फिर आपका लेंथनम, ये सीक्वेंस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, टॉप टू होने साइज बढ़ेगा। लेकिन यहाँ से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक बच्चों क्या होता है, आपको जो सीक्वेंस फॉलो करना होगा, 3D का साइज सबसे छोटा, 4D का उससे बड़ा, लेकिन 4D और 5D का साइज बच्चा लगभग बराबर होता है। क्यों, क्योंकि 4D और 5D में क्या होता है, 5D की बात करोगे तो बच्चों यहाँ से मिलते हैं लैंथनॉइड, हॉफनियम से। तो फिर यहाँ पे लैंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वर्क करता है। तो हॉफनियम वाला जो 5D से वाली सीरीज है, जो सीक्वेंस है,
उस पीरियड के अंदर बच्चों क्या होगा, यहाँ पे आपका लेंथोइड कॉन्ट्रेक्शन का मतलब है यहाँ पे एफ सबसेल अंदर आती है, 4f अंदर आएगी, आपको पता है 4f अंदर आएगी, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ से कि लेंथोइड कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से साइज आपका श्रिंक करता है, साइज आपका छोटा करता है। तो ये साइज इतना छोटा होता है कि जिरकोनियम होपियम का बराबर हो जाए, इनका साइज जो होता है लगभग बराबर हो जाता है, ठीक है, बिकॉज कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से। तो इसलिए बच्चों क्या होता है, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ऊपर वाले एलिमेंट्स का साइज आपका क्या होगा, सबसे छोटा होगा, लेकिन 4D 5D साइज बड़ा होगा। लेकिन 4D और 5D के साइज की बात में दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो वो बराबर होगा, लेकिन 3D से आपका इन दोनों का साइज बड़ा होगा। तो आपका 5D का साइज बराबर क्यों हुआ 4D के, तो आंसर करना आपको लेंथोइड कॉन्ट्रैक्शन, क्या टिक करना होगा, लेंथोइड कॉन्ट्रैक्शन। तो देखते हैं एक बार इसको, रीजन क्या आपका है, लेंथोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है एक्चुअली, ठीक है, यस। चलो बच्चों नेक्स्ट सीक्वेंस पे बात करते हैं। तो लेंथोइड कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअली में है क्या, मैं आपको रिपीट यहाँ पे समझाऊंगा, आपको समझना अच्छे से, ठीक है। एलसी का मतलब लेंथोइड कॉन्ट्रैक्शन। तो बच्चों हम क्या बोलते हैं कि इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, in F log elements with the increase in atomic number, ठीक है, कॉमा प्रोटॉन बढ़ेंगे ना, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो प्रोटॉन भी बढ़ते हैं, बिल्कुल है, ठीक है। प्रोटॉन इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, एक एक यूनिट बढ़ता है लगातार, ठीक है। एंड दैट एक्स्ट्रा प्रोटॉन goes into the nucleus, which increase nuclear charge, NC का which increase nuclear charge, ठीक है। but extra electron goes into F सबसेल, ठीक है, F सबसेल मूव करेगा, ठीक है। तो which has, अब F सबसेल के बच्चों क्या होती है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है, ये आपको पता है बहुत अच्छे से। तो F सबसेल की जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा बताओ मुझे, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा अट्रैक्ट करेगा भाई। F की जो शील्डिंग, आप देखो F तो इनर सेल होगा ना, F इनर सेल होगा, पहले और भी सेल होंगे, F होगा, इसके बाहर आपको और मिलेंगे सेल। तो F अगर इनर हो जाएगा तो F की शील्डिंग इफेक्ट तो बच्चों वैसे भी पुअर होती है, आपको मैंने पढ़ाया था, अभी एग्जांपल भी दिए थी, लैब एग्जांपल दिया था। तो जैसे इसका साइज छोटा होगा तो बच्चों कौन डोमिनेट करेगा, न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स, न्यूक्लियर चार्ज दैट विल डोमिनेट। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को आराम से बच्चों अट्रैक्ट करेगा, बीच में F आ जाएगा, बीच में F है, इधर न्यूक्लियस है, इधर आपका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो किसी और सबसेल में प्रेजेंट है। तो वो बच्चों क्या करेंगे, वो अंदर की तरफ आराम से मूव करेंगे, बिकॉज बीच में F है। F का बेटा F कैसा होता है, डिफ्यूज साइज का होता है। तो इस केस में क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से, प्रोटेक्शन पावर कम होने की वजह से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बच्चों आपके न्यूक्लियस की तरफ मूव करेगा, ज्यादा अट्रैक्शन फील होगा, इसलिए आपका यहाँ पे जो जेड इफेक्टिव की वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी, अट्रैक्टिव फोर्स आपका इंक्रीज करेगा। तो जैसे इंक्रीज करेगा, तो मैंने बोला भी था आपको रियल पर एग्जांपल में कि बच्चों सामने अगर भीड़ कम हो जाएगी तो आप फ्रंट पे जाओगे ना, तो सामने एफ आया तो भीड़ तो आपका वैसे ही कम होगी, साइज बड़ा होता है, तो आप फ्रंट पे जाओगे, फ्रंट पे जाते ही साइज क्या हो जाएगा बच्चों, छोटा। और जैसे ही बच्चों एफ सब सेल जहां जहां इनर सेल्स में आएगी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। एफ सब सेल जहां जहां पेनल्टीमेट सेल में डिफाइन की जाएगी, वहां बच्चों साइज क्या होगा, हमेशा आपका छोटा हो जाएगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान देनी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन? अगर डी बच्चों आ रहा था डी की वजह से, तो आपका डी कॉन्ट्रैक्शन आपने देखा भी है ना, 3D 4D 5D में देखा, लेकिन 5D के अंदर प्रॉपरली बच्चों 4D और 5D का बराबर क्यों हो रहा है भाई, 5D का साइज तो बड़ा होना चाहिए था ना 4D से, तो 5D का साइज बराबर क्यों 4D के हुआ, बिकॉज 5D में एफ लॉक कॉन्ट्रैक्शन हो गया, लेंथन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, बिकॉज 4F सीरीज आती है ना, तो 4F की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो साइज उसका ऑटोमेटिक श्रिंक कर गया, और कितना छोटा हुआ, लगभग आपके 4D के बराबर हो गया। ये बात समझ में आ गई, इसलिए उनके साइज आपके बराबर होते हैं। लेकिन जो पहले वाला आपका थर्ड जो ग्रुप था, अगर आपको याद होगा, जो थर्ड वाला जो ग्रुप था, ठीक है, उसके अंदर आपका कभी कॉन्ट्रैक्शन बदलने, क्योंकि वहां पे एफ आता ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन हमने लिखा था तो बताया था कि वहां पे एफ सबसेल आता ही नहीं है, जब एफ सबसेल ही नहीं आएगा तो कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता वहां पे, तो वहां पे साइज आपका रेगुलर होता है। ये बात सभी को समझ में आ गई, इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, अभी मैंने आपको समझाया, कोई दिक्कत इसमें?
किसी बच्चों को? यस, क्लियर हुआ सभी को? चलो ये फिनिश होता है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं बोरॉन फैमिली। अभी यहाँ पे नहीं हुआ है, इसको भी डिस्कस करते हैं। बोरॉन फैमिली, तो बोरॉन फैमिली से भी क्वेश्चंस बच्चों बनते हैं ना, इंपॉर्टेंट है ये। क्यों बनते हैं? बिकॉज बच्चों यहाँ पे वर्क करता है डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, डी कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे वर्क करता है। बोलोगे सर कि बोरॉन फैमिली तो सर पी ब्लॉक की है, जब ये पी ब्लॉक की तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाता है। बट सर यहाँ पे डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन वर्क कैसे करता है, डी कॉन्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट कैसे यूज में आता है, तो उसको समझने की जरूरत है, ध्यान से देखना। तो बच्चों यहाँ पे एलिमेंट आता है आपका बैगन, आलू, गाजर इन थैला, यही होता है, आपको अच्छे से पता है। एटॉमिक नंबर बेटा मैजिक नंबर से निकाल पाओगे, 5, 13, 8 करते जाओ, ऐड करेंगे तो नेक्स्ट यहाँ पे 31 होता है, इसका 49 होगा, नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे 81 होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर। अब देखो बेटा, बोरॉन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्शन वर्क नहीं करेगा, लेकिन एक बात ध्यान देना कि बोरॉन फैमिली बच्चों क्या है, पी ब्लॉक की फैमिली है। ये जस्ट बच्चों कहाँ से स्टार्ट होती है, ये जस्ट जहाँ पे डी ब्लॉक फिनिश होता है, जहाँ पे डी फिनिश होता है उसके बाद आपके ये पी ब्लॉक स्टार्ट होता है। तो ध्यान दो, बोरॉन के सामने जो पीरियड है, भाई बोरॉन तो सेकंड पीरियड का है ना, तो सेकंड पीरियड में कभी आपको डी मिलता है? बताओ मुझे, ये सेकंड पीरियड का है, क्या कभी सेकंड पीरियड में कभी आपको 3D वगैरह मिलता है? कोई नहीं मिलता है। एसओपी के साथ कॉन्ट्रैक्शन होते ही नहीं है। एल्यूमिनियम कहाँ से बिलोंग करता है? थर्ड पीरियड से, तो इसके साथ भी कोई भी डी ब्लॉक नहीं होता है, डी सबसेल नहीं होता है, डी सबसेल का एलिमेंट कोई नहीं होगा। अच्छा यहाँ आ जाओ 31, तो ये 31 बेटा इसके पहले 30 एटॉमिक नंबर होता है, और 30 बच्चों किसका होता है? जिंक का। आपको पता होना चाहिए किसका, जिंक का होता है 3D सीरीज। तो 3D सीरीज बच्चों 21 से स्टार्ट होगी और 30 तक मूव करती है, आपको बहुत सही से पता होगा। ये पूरी की पूरी आपकी 3D सीरीज है। तो 3D सीरीज में तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था ना, और क्यों कॉन्ट्रैक्शन हुआ था? बिकॉज बच्चों यहाँ पे डी सबसेल लॉन्च हो गई थी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर 30 तक बच्चों डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन होगा, डी कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो क्या 31 भी फील करेगा? 30 के बाद 31 आता है, बिल्कुल आता है, समझ में बहुत अच्छे से आना चाहिए। अरे बच्चों बात समझ में आ रही है? बताइए ना सभी लोग, यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा वैसे आप इसको ऐसे भी समझ लो कि भाई जो एल्यूमिनियम है ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। आपको लग रहा हो कि यहाँ पे एल्यूमिनियम फील करता है कि नहीं करता है, उसको जब समझने की जरूरत है। तो एल्यूमिनियम का कन्फिग्रेशन क्या होता है? तो ये होता है 13 है ना, 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, और 3p1। आप चेक कर लो कहीं यहाँ पे 3 आया क्या, कहीं 3 आया क्या? तो मैं हमेशा बोला हूँ कि बच्चों सेकंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में हमेशा आपका यहाँ पे तो देखो 3d 0 है, 3d कोई फीलिंग ही नहीं होती, तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। एल्यूमिनियम के साथ कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं, बोरॉन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे डी आता ही नहीं है, यहाँ पे डी और एफ का वही कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे चेक करो, गैलियम आपके जर्मेनियम के साथ तो क्या है, जरा चेक करो, ये 31 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p क्या हो जाएगा 6, 3d क्या हो जाएगा 10, 4s क्या हो जाएगा 2। जरा चेक करो क्या सही लिखा है मैंने? चेक करो बेटा जल्दी से। 31 फिर हुए क्या, चेक करो, 2 2 4 6 10, 10 10 2 12, अरे 6 18, 18 और यहाँ पे 12, तो 18 और 12 जरा ऐड करो कितना होगा, 8 2 10 और 1 3, ये 30 हुआ यार, 31 होना चाहिए। तो इसमें एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसमें 4s3p 4 पीरियड का है ना, तो इसमें 4p भी आना चाहिए, और 4p क्या आएगा 1। अब ठीक है, अब चेक करो, हो गया ना सही? बिल्कुल। अब आप ध्यान से यहाँ पे पहचानने की जरूरत है कि बच्चों डी तो अंदर आ गया ना, ये देखो यहाँ पे 3d आ गया ना, पूरी बात समझने की कोशिश करो, 3d अंदर आ गया। बाकी बच्चों बैलेंस सेल की बात करेंगे तो 4p होगा, बैलेंस सेल समझ में आओ, अच्छे समझ लो ध्यान से। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन बच्चों देखो प्लीज, भाई आउटर मोस्ट सेल की बात करेंगे तो यही होगा, ठीक है, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन बच्चों किस में, डी में गया होगा कि पी में गया होगा? पी में गया होगा, बिल्कुल से एनर्जी का सीक्वेंस फॉलो करेंगे, ठीक है, पी में गया होगा, ये निकालना 4p और 3d की। तो अब होगा कि बच्चों 3d अंदर आ गया है, दिस इज इनर सेल। अगर 3D बच्चों इनर्शियल हो जाएगी तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन फील होता है, बिकॉज 30 तक तो कॉन्ट्रैक्शन फील हुआ ना, तो जो 31 वाला एटॉमिक नंबर है वो भी कॉन्ट्रैक्शन को फील करता है, और इसका कॉन्ट्रैक्शन तो यहाँ भी डी कॉन्ट्रैक्शन होगा, डी कॉन्ट्रैक्शन आपका बिल्कुल होगा, जिसकी वजह से आपका जो गैलियम का साइज है वो एल्यूमिनियम से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। किसका छोटा? गैलियम का साइज जो होता है, एल्यूमिनियम का साइज बड़ा हो जाएगा, क्या होगा बताओ मुझे आंसर? गैलियम का साइज आपका छोटा हो जाता है, एल्यूमिनियम जो एल्यूमिनियम आता है नीचे, गैलियम जाता है ऊपर, ये बात आपको समझनी है। फिर बच्चों इंडियम थैलियम में क्या होगा, देखो ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका हो गया है 5th पीरियड, ये आपका 6th पीरियड।
और 6 पीरियड में बच्चों क्या मिलता है, लेंथोइड। आपको याद करो 6 पीरियड में क्या मिलता है, लेंथोइड मिलता है ना, लेंथोइड सीरीज होती है 6 पीरियड में। तो यहाँ पे 4f थैलियम के साथ बच्चों मिलता है 4f, कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल के देख लेना 4f आएगा। तो यहाँ भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, थैलियम भी कॉन्ट्रैक्शन फील करता है, इसलिए एनसीईआरटी में प्रॉपर कट लिखा हुआ है कि थैलियम आपका एफ लॉक लेंथोइड कॉन्ट्रैक्शन को फील करता है, इसलिए इसका साइज बहुत बड़ा नहीं होता है इंडियम के कंपैरिजन में। तो कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से इंडियम थैलियम का साइज रेगुलर आपका लगभग बराबर हो जाता है, अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाता है। या कहीं पे आपका थैलियम साइज बड़ा लिखा है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। जैसे थैलियम के साथ बच्चों बात करें तो 170 होता है कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद, ठीक है। इंडियम का साइज बच्चों 167। तो देखो 3 का डिफरेंस है, पाइकोमीटर में 3 का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो थैलियम का साइज आपका लगभग इंडियम के इक्वल क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लेंथोइड कॉन्ट्रैक्शन। थैलियम के पास बच्चों 4f सीरीज के एलिमेंट्स प्रेजेंट, 4f का कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट है। f सबसेल होने की वजह से थैलियम कॉन्ट्रैक्शन करता है, इसलिए इसका साइज क्या होता है आपके इंडियम के लगभग अप्रोक्सीमेट क्लोज हो जाता है, इक्वल हो जाता है। क्या आपको बात समझ में आ गई? तो रिजल्टेंट अगर बच्चों में बोलूं यहाँ पे कि एग्जैक्टली इसका जो आंसर आना चाहिए, आपका टॉप टू बॉटम जनरली साइज आपका बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक हो जाएगी, वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका आंसर तो वैसे ही आना चाहिए था कि ये बोरोन है, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके लिख देता हूँ, ये आपका यहाँ से बोरोन है, नेक्स्ट बच्चों यहाँ से एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम, देन आपका थैलियम, ये होना चाहिए था। इट इज रॉन्ग, ये गलत आंसर है। इसका सही आंसर होगा आपका बोरॉन। और बोरॉन के बाद बच्चों कौन आएगा, बोरॉन का साइज कितना होता है, लगभग 85 पाइकोमीटर होता है, 85 पाइकोमीटर, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, गैलियम, फिर कौन आएगा, एल्यूमिनियम। तो गैलियम बच्चों आगे क्यों गया, एल्यूमिनियम पीछे क्यों आया, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वैल्यू। और गैलियम के बच्चों साइज कितना पाया जाता है, 135 पाइकोमीटर। और एल्यूमिनियम का साइज बच्चों कितना होता है, 143 पाइकोमीटर, ऑब्वियसली साइज बड़ा होता है। फिर बच्चों कौन आता है आपका यहाँ पे, इंडियम। और थैलियम का है लगभग बराबर बहुत जगह लिखा गया है, बहुत सी बुक्स में, और बहुत बहुत जगह इसको बड़ा करके भी बोला गया है, ठीक है। तो इसको आप बेटर वे है ना, आप इसको इस तरीके से रख लो तो अच्छा रहेगा। ये इक्वल भी है और लगभग बराबर भी है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये इक्वल लगभग बराबर क्यों पहुंचता है, बिकॉज ऑफ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे कौन सा कॉन्ट्रैक्शन है, डीडी कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कौन सा है, एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। इंडियम का साइज कितना होता है, 167 पाइकोमीटर। इसका होता है कहीं 169 लिखा है और कहीं 170 लिखा है, 170 लिखना, ठीक है, 170 पाइकोमीटर। समझ में आ गया, साइज इज क्लियर। बस अब बाकी इसके हम ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं। तो इसका ग्राफ भी बहुत पॉपुलर होता है, तो इसका याद रखने का बेटा तरीका है डब्लू। डब्लू समझ में आता है, डब्लू की तरह याद कर सकते हो, मैं बाद में बता दूंगा। पहले आप यहाँ देखो, इधर लिया मैंने साइज, उल्टा डब्लू बना लो तो भी बन जाता है। यहाँ पे लिया मैंने इसका एटॉमिक नंबर, हम बात कर रहे हैं बोरोन फैमिली को लेके, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनता है, तो बेटा इसका सबसे पहले एटॉमिक नंबर यहाँ पे 5 हो जाएगा, नेक्स्ट का 13 होगा, नेक्स्ट का 31 होगा, लिख लो यहाँ पे, यहाँ 49 होगा, यहाँ पे 81 होगा, ठीक है। अगर आप सीक्वेंस की बात करो बेटा 5 यहाँ पे हो जाएगा, सबसे छोटा साइज हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे 13 थोड़ा बड़ा साइज में आएगा, और ये कौन सा एलिमेंट होगा, यहाँ पे बोरॉन। एल्यूमिनियम याद रखने का तरीका है, बैगन आलू, फिर क्या गाजर आना चाहिए, वो छोटा हो जाएगा, ये 31 वाला यहाँ पे। और इतना भी छोटा नहीं होगा कि बोरॉन से छोटा हो जाए, ये बात ध्यान रखना, इतना भी छोटा नहीं होगा कि बोरॉन से छोटा हो जाए, थोड़ा बड़ा रखना, थोड़ा सा बोरॉन से बड़ा रखना, ठीक है, इस बोरॉन से बड़ा, इसको टच करेगा। फिर क्या होगा, ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर ट्विस्ट करेगा और इसका है इंडियम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और थैलियम का साइज कुछ ऐसा होगा, ये इस तरीके से झुका होगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा थैलियम। तो ये आपका हो गया यहाँ पे ग्रुप 30, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग थर्ड ए, ठीक है। उसका ये ग्राफ हो गया है। तो ग्राफ को आपको बिल्कुल जिस तरीके से बनाया मैंने उसी तरीके से अगर आप याद रख सकते हो तो आपको टिक करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। कभी कभी ग्राफ भी क्वेश्चंस में एनटीए मेंस एडवांस में क्वेश्चन आ सकते हैं। सभी क्लियर हो गया। हाँ, डी ब्लॉक की सील्डिंग पूरी होती है जिससे यहाँ पे साइज आपका छोटा है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, डीडी कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपको और भी अच्छे से निकालना है तो आप कोशिश करो कि एल्यूमिनियम का और गैलियम का आप जेड इफेक्टिव निकाल लो, आंसर पता चल जाएगा। एल्यूमिनियम का जेड इफेक्टिव क्या होता है, सिचुएशन आपको पता होना चाहिए। इसका आप सिग्मा निकाल लेना, इसका सिग्मा पहले सील्डिंग निकाल दो, तो क्या होगा 2 × 0.35। कॉन्फ़िगरेशन आप पूरा निकाल लेना, यहाँ पे आपको वैल्यूज बता दे रहा हूँ, 8 × 0.85 प्लस 2 × 1, ठीक है। ये सिग्मा निकाल लें यहाँ से, सिग्मा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आती है समथिंग 9.5। और जेड इफेक्टिव निकालोगे तो 13 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 13 में से माइनस कर देना 9.5, इसकी वैल्यू आपकी जो आती है वो आती है 3.5 के अराउंड, ठीक है, जेड इफेक्टिव।
अब जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा तो उसका साइज छोटा होता है। जरा गैलियम पे भी बात कर लो। गैलियम का बच्चों सिग्मा जो निकलता है वो 2 × 0.35 प्लस यहाँ पे होता है 18 × 0.85, फिर होता है आपका 10 × 1। इसको सॉल्व करो तो यहाँ से इसकी वैल्यू आती है 26। दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा। और फिर यहाँ से अगर आप निकाल पाते हो जेड इफेक्टिव तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 30 एटॉमिक नंबर होता है, -26 करोगे तो यहाँ से आंसर आपका 5 आता है। तो आप देख सकते हो यहाँ से जेड इफेक्टिव की वैल्यू किसकी ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे जेड इफेक्टिव 3.5 है, तो मतलब जहाँ पे जेड इफेक्टिव का मतलब फोर्स अट्रैक्शन जहाँ पे ज्यादा होगा, साइज आपका वहां पे कम हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको रखनी है। सभी को बात बच्चों समझ में आई, क्लियर हो गया। तो आप देख सकते हो बेटा गैलियम ऊपर भागेगा, एल्यूमिनियम नीचे आएगा, तो इस हिसाब से भी आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। हुआ सभी को? तो फाइनली हम बोल देंगे ना कि भाई गैलियम का साइज और इंडियम का, गैलियम और एल्यूमिनियम को लेके। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर बन जाएगा सभी से। चलो, क्लियर हुआ सभी को सारे कॉन्सेप्ट? यस। तो कल बच्चों हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। कल हम बात करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, और कल आपका एटॉमिक साइज खत्म हो जाएगा। ठीक है, और कल ही बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो थैंक यू।